तौफीक कैमरा बंद कर दो, क्योंकि आगे थोड़ा ज़्यादा कैमरा। इंडियन माओइस्ट, दुनिया का चौथा डेडलीस्ट टेरर ग्रुप। 76 लोग मरना बहुत बड़ी बात है। पूरी सीआरपीएफ की एक कंपनी मार दी उन लोगों ने। यात्री बस को रोका गया और आग लगा दी। आगजनी में एक मां अपने 3 छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिंदा जलकर मर गई। रानी बोदली में पेट्रोल पंप फेंके थे, आग लगा दी। डेड बॉडी जो है मुड़ गई थी ना, 55 डेड बॉडी। बहुत विभत्स तरीके से मारा जाता था। इन पेड़ों पे जवानों के चीथड़े लटके हुए। 2023 के पहले तक आप हिड़मा के गांव नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है, मतलब हम जहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं हमें भी टाइम से यहाँ निकलना होगा। ये कहानी है नक्सलवाद की, माओवाद की। वो नक्सलवाद जिसने आतंकवाद से ज़्यादा इस देश को नुकसान पहुँचाया है, और इसके केंद्र में है बस्तर। बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़ हैं, और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी है। जंगल का श्रृंगार, बस्तर से ज्यादा खूबसूरत अब कुछ नहीं मिलेगा। सड़क पर नदी है, नदी में सड़क है, सड़क के नीचे बम है। क्या क्या है बस्तर, किसी को नहीं पता। बहुत ही घनघोर जंगल है, ऐसे जंगल जिसमें नीचे तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है। हमारी कोशिश है कि बस्तर के जंगलों में सालों से दबी इस कहानी को, हर चुनौती को पार करते हुए आप तक निकाल कर ले आए। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसको चैलेंज बोलना ही नहीं, इसको नहीं बोलना है ना। मतलब पग पग पे अब हमें माओवादियों के निशान मिलेंगे। हाँ, घनी जंगलों वाला इलाका है। इस जंगल में सुबह से शाम तक भीषण एनकाउंटर चला है। उसके बहुत सारे सबूत यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। ये पर्चे में नक्सलियों के कोडवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी का भेजा उड़ा है या शरीर का कोई हिस्सा टूटा हुआ है। हाँ, ये डेटोनेटर है, यही सबसे पहले ब्लास्ट होता है। 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ये हिडमा के भाई लगते हैं। हिडमा के घर के लोग चाहते हैं कि उनके घर से कोई हिडमा ना निकले। लेकिन अब बस्तर में आप बात करेंगे तो लोगों को डर ये लग रहा है कि अडानी आ जाएगा, पूरा जंगल कट जाएगा। यही नक्सलिज्म से जंगल बचेगा। माओवाद का पैदा होना अगर एक प्रताड़ना, इसका पलना और मारा जाना सिर्फ पॉलिटिक्स। इंद्रावती के पानी में स्थानीय आदिवासी भाइयों को माओइज्म के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत नुकसान हुआ। कितने आंसू घुल गए। आधा बस्तर 15 साल शिक्षा से वंचित था। समृद्धि नाम की तो चीज नहीं दिखती पूरे गांव में। कोई व्यवस्था है, न नल है, न बिजली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है उनके पास। हम लोग नक्सल में जाके भी बंदूक पकड़े, अपने ही आदिवासियों को मारे हैं। इधर से भी जाके अपने ही आदिवासियों को मारे हैं। तो दिक्कत ये है कि ना आप पुलिस को मना कर सकते, न नक्सली को मना कर सकते। मुस्ताशिर आपको भी कभी लेके गए? लेके गया, मारपीट किया। अपनी ही धरती पर हम क्यों बेघर से रह गए। नक्सलवाद जटिल है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को समझना है तो बस्तर में दाखिल होना पड़ेगा, और जब बस्तर में दाखिल होंगे तो हम देखेंगे लास्ट बैटल ऑफ नक्सल। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पेज।
शांत इलाका बस्तर हुआ करता था। थाने बहुत दूर 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे भी जब ये पूरा मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था और आदिवासी सीधे लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा कोई डिमांड्स भी नहीं हुआ करती थी। दिल्ली से 30 टाइम्स लार्जर है बस्तर। केरल राज्य के बराबर बस्तर जिला था। बस्तर ना 98 तक 1998 तक तो एक ही जिला था, पूरा संभाग भी वही था, बस्तर था, और जिला भी बस्तर था। 80 तक तो रायपुर संभाग था, रायपुर संभाग का एक जिला था बस्तर। मतलब आदिवासी बड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाका है। आप देखेंगे तो छोटे छोटे इलाकों में कुछ घर होंगे, गांव में बहुत बड़ा बसाव नहीं होगा, 2-3 घर होंगे, कहीं पे एक घर भी मिलेगा, 10 से 50 घर मिलेंगे। तो गांव ऐसा फैले हुए हैं बहुत दूर तक। मैं हर बार बोलता हूँ कि सबसे समृद्ध संस्कृति है बस्तर के आदिवासियों की, शहर वालों को सीखना चाहिए। आप लोग की जो आदिवासी परंपरा है थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? रहते हो, कैसे रहते हो आप लोग? हम तो गांव के आदिवासी जो लोग हैं, तो हम जल जंगल ज़मीन से हमारे जो जीवन यापन होते हैं जी। सिर्फ पैसा ऐसे कुछ वनोपज से कुछ मिलते हैं, मतलब बहुत कुछ मेहनत करते हैं हम लोग जी। वो तेंदू पत्ता वगैरह? जी तेंदू पत्ता। और ये यहाँ लोग मुर्गे बकरे ये पालते हैं? जी बिल्कुल जीवन यापन होता है जी। मुर्गे बकरा और गाय। ये आदिवासी जो होते हैं ना, उनके घर का जो पानी होता है पीने का, वो हमेशा घर से बाहर रखते हैं। इसको ये मानते हैं कि इसके बाहर रखने से बीमारी नहीं फैलेगी, पानी ज़्यादा देर तक रहेगा, खराब नहीं होगा। और पीने का पानी इकट्ठा करना भी इनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। ठीक बात कह रहा हूँ मैं? जी ठीक, बिल्कुल सही है। तो ऐसे लकड़ियों से बाउंड्री वॉल बनाते हैं? जी वो बाउंड्री वॉल ऐसे है। हाँ? लकड़ी से जी, बांध से बना होता है बाउंड्री वॉल। देखिए कितना सुंदर है और बहुत साफ सफाई से है। जी। इधर आप क्या घर दिखाने चल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आए हो तो देखो आदिवासियों का घर। है बहुत खूबसूरत। बस्तर से ज़्यादा खूबसूरत अब कुछ नहीं मिलेगा। बस्तर क्षेत्र को तो धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। प्राकृतिक दृष्टिकोण से इतना सुंदर है, अनेकों वाटरफॉल हैं। बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़ हैं और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी है और उन पे धूल जमी हुई है। आप धूल साफ करोगे तो आपको रोज एक नई कहानी आ जाएगी। बस्तर को प्रकृति ने बहुत खूबसूरत बनाया है। वहाँ के झरने, वहाँ के जंगल अलग ही स्तर के, वहाँ की संस्कृति। एक अच्छी चीज दिखा देता हूँ। किसी समय में बस्तर में इसी खड़ा नमक के बदले चिरौंजी ले जाया करते थे व्यापारी, और यही खड़ा नमक देते थे जिसमें आयोडीन नहीं होता। ये देखिए भैया, कैमरा में दिखा दो और ये दिखाओ इस बात को कि बस्तर के आदिवासियों प्रेम में माँ है, हमको जानती नहीं है। जान रही हैं? देखो, लेकिन ला के कुंदरू दी खाइए आप। ये देखिए आप, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये खटिया है इनकी? हाँ, ये खटिया है और माची बोलते हैं यहाँ। ये बनाते किससे, मैं ये देखना चाहता हूँ। ये भी पेड़ का ही एक छाल है। सल्फी के पेड़
ये क्या है सेल्फी? किसी के यहाँ सेल्फी का पेड़ है तो वो आर्थिक सोर्स का एक साधन है। क्या निकलता क्या इससे? इससे सेल्फी जो है बस्तर की बियर है। ये क्यों बनाए गए हैं? ये धान कूटने के लिए है। और ये जो लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है घर बनाने। हाँ। देखिए, नक्सलबारी से नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था। In 1967, in a small village called Naxalbari, a peasant uprising began. What started as a land struggle soon became a movement that would echo through India's forests. 1967 की बात है। हालांकि इसके बीच पहले से पड़ गए थे। तेभागा देखेंगे तो 3 हिस्से मांगे गए थे। चारू मजूमदार था एक, दूसरा कानू सन्याल था, तीसरा जंगल संथाल। ये 3 थे जो उस समय मूवमेंट के मेन नेता थे। जो ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसका नक्सलवाद के पीछे था, वो चारू मजूमदार था, क्योंकि आर्म्ड स्ट्रगल की बात उसने की थी। तो जो नक्सलवाद, नक्सलबारी से क्योंकि शुरुआत हुई थी, एक घटना जहां कुछ पुलिस वाले इनका मारे गए थे, फिर पुलिस वाले गए तो वहां कुछ गांव वाले मारे गए थे, कुछ महिला बच्चे भी मारे गए थे। उसके बाद से जो है अचानक ये मूवमेंट बढ़ने लगा। इस दौरान आंध्र प्रदेश की जो स्टेट कमेटी थी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। ऐसे एरिया चुने जो बैकवर्ड एरिया थे, ऐसे एरिया चुने जहां गुरिल्ला लड़ाई, जहां उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स थी, वो चल सकती थी। और 1980 में जो कोंडापल्ली सीतारामैया का जो गुट था, केएस ग्रुप था CPI-ML का, उसने पीपल्स वॉर बनाया। उस समय जो तेलंगाना का एरिया, जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश का इलाका था, वहाँ ये ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी। जो मैंने बताया पीपल्स वॉर ग्रुप था, वहीं बना था वो। काफ़ी घना जंगल है, नदी नाला, पहाड़ी क्षेत्र है, जो भौगोलिक परिस्थिति है वो उन सब माओवादियों के लिए एक सेफ हाइडआउट के रूप में इस्तेमाल होने के लिए एक परिस्थिति निर्मित होनी थी। हमें इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते हुए बहुत सारी मुश्किलों और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमें नहीं पता कि इसको कितने लोग देखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि बस्तर के जंगलों में सालों से दबी इस कहानी को, हर चुनौती को पार करते हुए आप तक निकाल कर ले आए, क्योंकि इसकी इतनी सारी परतें हैं, बिना अंदर जाए उन परतों से धूल हटाना बहुत मुश्किल है। और के सीतारामैया जी के नक्सल लिटरेचर में भी मिलता है कि वो लोग जब सशस्त्र मिलिट्री बना करके लड़ाई लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे थे, तो एक सेफ हेवन की तलाश कर रहे थे, ट्रेनिंग के लिए, फोर्सेस को रखने के लिए, जहाँ पे वो सुरक्षित रहें। तो एकदम उनको अननोन ब्लाइंड सा एरिया चाहिए था। तो ये वो डिस्कस कर रहे थे डिनर की मेज पर अपने बेटी दामाद से। तो उन्होंने कहा कि दंडकारण्य का क्षेत्र, बस्तर का क्षेत्र इस हिसाब से अप्रोप्रिएट। दंडकारण्य मतलब वो जंगल, बीजापुर और आसपास का जंगल। बिल्कुल। ये इलाका उन्होंने चुना रियर सेक्टर बनाने के लिए, कि जब वहाँ दबाव ज़्यादा बढ़ेगा स्टेट का, तो वो ये उनके लिए शेल्टर का काम करेगा। तो कोंडापल्ली सीतारामैया का विचारधारा ये था कि हम एक जगह नहीं रह सकते, एक जगह रहेंगे सरकार दबाव ला देंगे, वो हमको मार देंगे तो खत्म हो जाएंगे। हम छोटे छोटे गैंगों रूप से तैयार होकर हम दंडकारण्य की तरफ विस्तार करना है। उस समय छोटा दल में आए थे, 5-10 लोग की ग्रुप में आए थे। फिर धीरे धीरे आदिवासियों के हितैषी बनकर, जो उनकी वेलविशर बनकर अपना जो एक माहौल बनाना शुरू किया उन्होंने। उनकी जो सीधापन था ग्रामीणों का, उसका फायदा उठाया उन्होंने। जब एक बार कोई, चाहे लड़का या लड़की, दल में आ गए देखने के लिए कि नक्सली कैसे रह रहे हैं, माओवादी कैसे रह रहे हैं, तो आने के बाद उनका कहना था कि देखिए, अब पुलिस को पता लग गया है कि आप हमारे साथ रह चुके हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो वो डर से, मादन से वापिस नहीं जाते। मतलब आपको पार्टी छोड़ने नहीं दे रहे थे? छोड़ने नहीं देते थे, मतलब तेरे को एक दिन में उठा के ले जाएंगे, वहाँ कहाँ रहेगी तो बोल के ऐसे बोले।
उन्होंने बताया कि देखिए आपके यहाँ कोई बीमार हो रहा है तो कोई डॉक्टर नहीं आ पहुँच पा रहा है, क्योंकि अंदरूनों में ये सुविधाओं की कमी थी। ये जो सोशो इकोनॉमिक डेफिसिट्स जो थे, जो चाहे वो अस्पताल की कमी थी या शिक्षा की कमी थी, ये फैक्टर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। मेरे को बढ़ते होने के कारण आर्थिक स्थिति है, रहने के लिए मकान भी नहीं था। मकान बनाने के लिए भी फॉरेस्ट वाले दबाव लाते थे कि लकड़ी काटना नहीं है, लकड़ी काटेंगे तब तो मकान बना पाएंगे। ये कहेंगे 90 तक, मैं कहूँगा 90 तक ये कुछ लोकल मुद्दों उठाते रहे, चाहे वो तेंदुपत्ता के रेट थे या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स द्वारा कुछ जातियाँ थी या पुलिस के द्वारा जातियाँ थी। इन मुद्दों को उठाकर इन्होंने ग्रामीणों को अपनी तरफ करना शुरू किया। वो जो पूरा उनका जीवन, पूरे त्यौहार, उनके संगीत, उनके नृत्य पूरे जंगल पर आधारित थे। वहाँ पर जाकर फॉरेस्ट गार्ड उसको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 का पाठ पढ़ा के डंडा चला रहा है। तो इसी कारण से कि हमको पहला संघर्ष हमको यही दिखाई कि फॉरेस्ट को पहले भगाओ। तो फॉरेस्ट को भगाया तो हम फिर जंगल काट के खेती बनाएंगे तो हम खाने के लिए भरपूर खाना मिल जाएगा। तो इसलिए आप नक्सली बन गए जी। उसके बाद फिर हम लोग और एक नारा लगाए थे कि जंगल को बचाओ, पूंजीपति को भगाओ, तो रोड रोको, तालाब बनाओ। ये नारा लोगों को दिल में ना, वास्तविक में उनको दिलों में घुस गया था। तो उसी पीरियड में लोग फिर क्या हुआ था, संगठन बनाने लगा था। तो संगठन में लोग स्वयं काम करने लग गए। तो गढ़चिरौली, बस्तर, अलग अलग इलाकों में पहले मास ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नाम थे। फिर 88 में इन्होंने एक नाम दिया, दंडकारण्य आदिवासी मजदूर संगठन, संघ का नाम दिया, और मास ऑर्गेनाइजेशन बढ़ानी शुरू की। महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए पहले एक साथ थे, बाद में अलग किया। KMS, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन बनाया। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक इनका कल्चरल ग्रुप था जिसको ये CNM बोलते, चैतन्य नाट्य मंच। तो ये 3 मास ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो क्या गा के आप एकत्रित करते थे? मैं गाना से लोगों को आकर्षित करके पार्टी में शामिल कर। कैसे? हल्लमना चलाया, खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया। अमर बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, तब जलम कौन रे, उसका जुल्म क्या रे। अरे रे रे रे, गरीब सारे मजदूर किसान मिलजुल के रहना रे, क्रांतिकारी झंडा तले संग टूट वो ना रे। ये लूटे रोक सरकार को लात मारू हटा दो, ये गाँव हमारा, ये गली हमारी। यहाँ पर बच्चा पैदा हो रहा है तो वो एक माओवादी विचारधारा से प्रभावित एक मस्तिष्क जो धारित किए हुए है जो महिला, उसके गर्भ से वो पैदा हो रहा है। ब्रेन वॉश नहीं हो रहा, यहाँ पर किसी का नहीं हुआ, वो ब्रेन इम्प्लीमेंट है। अब ऐसे माहौल में जो बच्चा पैदा होगा जिसके माँ बाप माओवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो वो डेफिनेटली माओवादी ही होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि कोई भी इनकी आइडियोलॉजी को समझकर कि हम कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, माओवाद क्या है, थ्योरी आइडियोलॉजी क्या चीज़ है, उसको समझ के आ रहे हो, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लॉर्ड जो है वो नहीं था। ये कम्युनिज्म और ये सब इधर के आदिवासी लोगों को समझ में आता था कि बस ये लगता था कि जंगल जमीन बचाना है? अब उनको नहीं आता था, वास्तव नहीं आता था। उस समय क्षेत्र की जनता के पास कोई विकल्प नहीं। यदि कोई बंदूक के नोक पर किसी को बोल रहा है आज आपके गांव से 5 युवा 5 युवती हमारे संगठन में आना चाहिए करके, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गए। वो मजबूरी में फिर अपना गांव के बच्चे को, अपने घर के बच्चे को नक्सल संगठन में भेजना पड़ा। 93 में तर्रेम में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 11-12 लोग मारे गए थे। वो जो ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद लगा कि नक्सलिज्म जो है कोई बड़ी चीज़ है और मतलब कोई बड़ा हिंसक तरह का मूवमेंट है। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद से ये पुलिस फोर्सेस पे अटैक होना शुरू कर दिया, चाहे वो एम्बुश था और चाहे रेड्स थी, और इस प्रकार से मुठभेड़ें शुरू हो गई।
सलवा जुड़ूम में एंटी नक्सल आंदोलन था। सलवा इज शांति, जुडूम इज क्राउड। लोग जब शांति के लिए सामने खड़े हो जाए, तो ये सामान्यतः जून 2005 से स्टार्ट हुआ ऐसा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गतिविधियां पहले शुरू हो गई थी। उसमें होता एक्चुअली क्या था कि जैसे नक्सलियों ने कोई ब्लास्ट किया, गाड़ी उड़ गई, 4 लोग मारे गए, तो पुलिस केस किसके ऊपर बनाएगी? पुलिस बनाएगी जो इजीली मिल रहा है जो आदमी। तो गांव जाएगी, तू नक्सलियों के साथ घूमता है, तू खाना खिलाया था, चल तू उस ब्लास्ट में है। तो आदिवासी भी परेशान थे, वो नक्सलियों का एक दबाव तो था ही। ग्रामीण लोग कुछ इस प्रकार से परेशान हुए, उनको लगा कि हम पुलिस को समझाएं, उससे लड़े, या हम माओवादियों से लड़े, ये कुछ हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उस गांव में जंगल में इन लोगों ने सभा बुलाई, तो वहाँ 10-1 हज़ार आदिवासी आ गए थे, साइकिलों में आए थे, हजारों साइकिलों में आए थे। और जैसे आने लगे तो माओवादियों को लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको क्रश करना जरूरी है। उन्होंने हमले करने शुरू किए, बर्बरता से मारने शुरू, घरों से निकाल के गले काट के सड़कों में फेंकना शुरू किया। कई गांव जलाए गए। पुलिस ने कहा माओवादियों ने जलाया है, माओवादियों ने कहा पुलिस ने जलाया है, लेकिन इन दोनों आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सच ये था कि हजारों लोग बेघर हो गए। और हम लोग को उस समय में खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं मिलता था, एक दिन तो ऐसे रहते थे। पैनिक क्रिएट हुआ तो गांव के गांव हजारों आदिवासी सड़क पे चल रहे हैं पैदल। तो गवर्नमेंट के लिए मुसीबत हो गई कि इतने लोगों को कैसे रखें। तो फिर वो ये हुआ कि पुलिस थाने के आसपास जहाँ सेफ जगह है, वहाँ ऐसे ग्राउंड है, तो वहाँ पे उनके लिए टेंट बना दो, उनके लिए उनको खाना खिलाओ, तो भूखे मर जाएंगे। नक्सली तरफ से सलवा जुड़ूम कार्यकर्ताओं को मारे, नेताओं को मारे, इधर से जाके गांव वालों के ऊपर इन लोग ऐसा किए। ऐसा में खूनी खेल खेला, अपने ही आदिवासियों का नुकसान हो गया। उस समय थोड़ी सी पुलिस कर्मियों की तरफ से जाती हुई, ऐसा बहुत सारे काडर्स बताते हैं। तो वो उस समय डिवाइड हुआ, तो कुछ लोग उधर चले गए, तो वो उनकी भर्ती अचानक से बढ़ गई। मैंने बताया 2004 के बाद इनके अचानक ये सब बढ़ने लगे फॉर्मेशन। तो जो मिलिट्राइजेशन है, कंपनी दर कंपनी 2004 में बनी, 5 में बनी, 6 में बनी, 7 में बनी, 8 में बनी, लगातार मिलिट्री कंपनी इनकी बढ़ने लगी। तो ये ट्रेनिंग देकर उनको लगातार बढ़ाने लगे। माओवादी पार्टी को सलवा जुड़ूम का बहुत फायदा हो मिला, कई लोग उसके संगठन में जुड़ गए। जो लोग नक्सलियों के डर से या नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने के संकल्प से, नक्सलियों से लड़ने के संकल्प के साथ सरकार की तरफ आ गए, किसी कैंप में चले गए और पुलिस के संरक्षण में चले गए, उनमें से जो सक्षम थे, जो लड़ सकते थे, जो युवा थे, उनको सरकार ने बनाया SPO। इसको बोलते हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ये जम्मू कश्मीर वगैरह में भी है, लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ती है फोर्स, वो है। और उनको कुछ नहीं मिलता था, 2200 रुपये महीने में वो नक्सलियों की फ्रंट में जाकर लड़ते थे। जब उनको हथियार दिए गए तो फिर खिलाफत शुरू हुई, कुछ लोग कोर्ट में गए, तो वो SPOs को डिस्बैंड करना पड़ा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप नागरिकों को हथियार नहीं दे सकते। उस दिन ऑफिशियली माना जाता है कि खत्म हो गया। सलवा जुड़ूम से बहुत नुकसान हुआ ना। सलवा जुड़ूम से ये भी हुआ कि गांव से जो लोग भाग के कैंप में आए, वो तो पुलिस के हो गए और नक्सलियों के दुश्मन हो गए, लेकिन हर आदमी तो नहीं भाग के गया। 10 लोग हैं तो 4 भाग के निकल गए बाहर, 6 फंस गए जंगल में। जो फंस गए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तुम नक्सलियों के साथ जाओ, ये हो गया। इसमें क्या है कि आम आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ, और नक्सलियों में भी तो आदिवासी ही हैं, आपस में ही लड़वा के सरकार इलाके में शांति स्थापित कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सलवा जुड़ूम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया कि माओवादी और मजबूत हुए और ज़्यादा। खुद उस सीनियर माओवादी कैडर ने बताया था कि सलवा जुड़ूम के पहले तक उनके पास कंपनी और प्लाटून थे, जो आज भी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ही आखिरी चैलेंज जो बचा हुआ है, बटालियन। वो बटालियन सलवा जुड़ूम के समय तैयार हुई। इस प्रकार धीरे धीरे माओवादी द्वारा जैसा दक्षिण इलाके से और पश्चिम इलाके से एक्सपेंड होते 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 फिर पूरा जो बस्तर संभाग के अंतर्गत और बस्तर संभाग के ऊपर जो राजनांदगांव होते हैं उधर तक उनकी एक्टिविटी फैल गए थे। वो इवन मध्य प्रदेश के फिर बालाघाट तक उनकी एक्टिविटी उस समय एक्सपेंड हो गए थे। तो ये दौर ऐसा चला इनका कि 2004 से लेके 2010 तक इनकी जो है मिलिट्री फॉर्मेशन लगातार बढ़ती रही, और इसी दौरान 2009 में उन्होंने एक बटालियन भी बना ली।
Problems of terrorism and left-wing extremism constitute two major challenges that our society and polity face today. इतना खौफ था, अब थोड़ा कम हुआ है। उस जमाने में तो ऐसा था, आज से 10 साल पहले, कि मतलब कोई आदमी जा ही नहीं सकता उन इलाकों में। नक्सलवाद इस लेवल पे था। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद। जब ये कलेक्टर थे तो इनके बगल के जिले के कलेक्टर को नक्सलियों ने अगवा कर लिया। एलेक्स पॉल मेनन सुकमा, सेम डे मेरे को भी किडनैप करने की उनकी योजना थी। सघन माओवादी इलाका है ये, जहां पर माओवादियों की एक तरह से हुकूमत चलती है और उन्हीं के पास से इस वक्त कलेक्टर रिहा हुए हैं और रिहाई के बाद वो इसी वाहन में बैठकर वापस चिंतलनार की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो पहली बार जब हम जा रहे थे तो केसकाल घाटी में डीजल ख़त्म हो गया हमारी गाड़ी का, और एक करीब 8 बजे रात की बात है। तो उसके नीचे थाने में कांकेर में डीजल रखा हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर डीजल पहुँचाएं। तो ये स्थिति उस समय नक्सलवाद के कारण होता था। और आज़ादी के 70-75 साल बाद पहली बार इस गांव में तिरंगा फहराया गया, क्योंकि यहाँ भारत की सरकार का कानून लागू नहीं होता था। यहाँ जनताना सरकार, नक्सलियों की सरकार का कानून लागू होता था। सेना अदालत में लोगों को मारे आप लोगों ने? हाँ सर, कुछ लोगों को मारे हैं। बहुत ज्यादा परेशान किया नक्सलियों ने। बहुत ज्यादा हमेशा लगे रहते थे, गांव वालों को मारना पीटना, चावल के बाद। सूर्यास्त के बाद में उस क्षेत्र में निकलना मुश्किल होता था, इतना भय रहता था। उस क्षेत्र के नेता सिर में कफन बांध के नेतागिरी करते थे। रात में कभी भी आकर रोड काट देते थे, उस रोड पर पेड़ गिराकर पेड़ रोड को रोक देते थे। तो कभी भी इवनिंग के बाद उसमें मूवमेंट नहीं होता था। स्कूल है ये? जी जी स्कूल है। ये स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। ये भी अपने आप में इस इलाके में होना एक ज़माने के लिए चमत्कार है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है। मतलब हम जहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी टाइम से यहाँ निकलना होगा, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ क्या होगा कोई नहीं जानता है। 25 मई 2013 को एक घटना हुई थी झीरम घाटी में, जिसमें कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी माओवादियों ने समाप्त कर दी थी। गाड़ियाँ सब मतलब उलझी हुई थी और जगह जगह खून के धब्बे थे। और फिर लोग जाके वहाँ बताया, वहाँ से 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा, थाना है दरभा थाना, वहाँ जाके बताया वहाँ फायरिंग हो रही है। तो पुलिस वालों ने गेट बंद कर लिया। वहाँ मरने कौन जाएगा भैया? यहाँ ये वो जगह है, यहाँ एक ब्लास्ट हुआ था। इन पेड़ों पे जवानों के चीथड़े लटके हुए थे। माओ की थ्योरी यही है कि पावर फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ गन। तारेमेटला में जो जवानों की हत्या हुई है, ये 2010 में हुई है। ये जब वो फोर्स आ रही है उधर से पैदल चल के, ट्रक आ रहा है, तो जवान दौड़े, नक्सली है। चारों तरफ पेड़ है, लेकिन बीच में मैदान है, खेत है। ये जब खेत में पहुंचे तो पेड़ों के पीछे चारों तरफ नक्सली थे। 1.5 किलोमीटर के लगभग एरिया में युद्ध सा हुआ था। तो 76 लोग मरना बहुत बड़ी बात है। पूरी सीआरपीएफ की एक कंपनी मार दी उन लोगों ने। बस्तर संभाग के दंड कारण के जंगलों में एक ज़माने में नक्सलियों का पूरा बोलबाला हुआ करता था। नक्सलियों की अपनी सरकार चलती थी, उनके स्कूल होते थे, उनकी अदालत होती थी, और इस इलाके में ज़्यादातर लोगों का जो जीवन है वो चावल खा के चलता था। इसमें मेरे पीछे एक धान का खेत नज़र आएगा, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ धान से ज़्यादा बंदूकें बो दी गई थी। और अब तक बस्तर में माओवादियों की सरकार मजबूत रही है और उनके साए में उन्होंने अपना जीवन काटा है, जहां उनको पता है कि मुंह खोलने की सजा मौत है। क्योंकि आपसे सवाल जो होंगे वो आपके इलाके में संचालित की जा रही सरकारों के खिलाफ ही होंगे, और उसके खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो उसकी सजा मौत है, जो उन्होंने देखी। इसलिए उसको लगता है कि चुप रहना सबसे लाभदायक है।
शाम डलने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। यहाँ से फोर्स चली जाएगी, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। मतलब क्या हो सकता है कौन जानता है, इसलिए कोई आपके सामने कैमरा के सामने कोई आना नहीं चाहेगा, ना कोई आपके सवाल का जवाब देना चाहेगा। पूरे बस्तर में उन्होंने मैपिंग कर रखी कि कहाँ कहाँ पे लैंड माइन है, उसकी पूरी मैपिंग कर रखी है। देखिए बस्तर की हर सड़कें खूनी है, बहुत चमचमाती सड़क के नीचे आपको बारूद है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो हम बारूद के ऊपर चल रहे हैं, हम जिंदा लोग। रानी बुदली में 55 लोग मारे गए थे। डेड बॉडीज को ऐसा ला के मैदान में बिछा दिए थे, 55 डेड बॉडी, पूरा आग, पेट्रोल बम फेंके थे, आग लगा दी। डेड बॉडीज जो ऐसे मुड़ गई थी ना, काली पड़ के ऐसे मुड़ी हुई डेड बॉडी, एक एक को बुला के उठा के बॉडी ऐसे रखते जा रहे थे जमीन पे, ऐसे लाइन से सब बिछता जा रहा था। एक डेड बॉडी लाए, उसको ऐसे रखे, उसका सर नहीं था, खाली इतना धड़ के नीचे खींचता था। 5 मिनट के बाद एक दूसरा जवान आया तो एक सर को लेके आया, उसके साथ ऐसा रख दिया बाजू में। मैं बोले ये कौन है यार, इसका सर काट दिए और ऐसे फिर अलग से ला के यहाँ जोड़ना पड़ रहा है। तो बोले भैया एक कमांडेंट था, इंचार्ज यही थे यहाँ पे, कमांडेंट का सर काट लिया भैया वहाँ पे। नक्सली नहीं चाहते थे कि सड़क बने, है ना, सबसे बड़ा तो लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते, सड़क नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। और ये इस सड़क को बनाने में कई शहादतें हुई है। तो इस सड़क में अभी ये जो गिट्टी और मोरंग देख रहे हैं, सिर्फ इससे नहीं बन रही है, जवानों के खून से बन रही सड़क। एक ऐसी सड़क पर बीजापुर में खड़ा हूँ, 22 किलोमीटर की सड़क बनाने में 44 जवानों की शहादत हुई। ये देखेंगे बीच जंगल है, कुछ नहीं आसपास, बीच पूरा जो है, और उसके जंगल के बीच में एक गांव है छोटा सा। मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ आने के लिए हम लोग को 20-25 किलोमीटर चलना पड़ा है। मतलब यहाँ नक्सलियों की क्या जो है कैसी मूवमेंट रही हुई, उससे आप समझिए कि भाकपा माओवादी की 20वीं स्थापना वर्षगांठ को 21 सितंबर को से 2020 अक्टूबर तक देश भर में समारोत्साह एवं क्रांतिकारी जोश के साथ मनाएंगे। पार्टी को उन्मूलन करने के लिए लक्ष्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार का मुकाबला करेंगे। मतलब ये ऑपरेशन कगार अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये बहुत पुराना नहीं है लिखा गया हो, ये बहुत पुराना लिखा है, ये ज़्यादा पुराना लिखा हुआ नहीं है। बीच जो पक्की सड़क क्या होती है, अगर इस इलाके का आदमी 10-20-25 किलोमीटर दूर न जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि धरती पर डामर और गिट्टी की एक सड़क होती है, तो कोई सड़क नहीं है। भोपालपट्टनम से आगे तीमेड़ करके एक जगह थी, वहाँ पर जाकर नेशनल हाईवे खत्म हो जाता। देश में ऐसा कोई नेशनल हाईवे हो जो नदी पे जाके खत्म हो जाए। 2023 के पहले तक आप हिडमा के गांव नहीं जा सकते। तो हम हिडमा के गांव जा रहे हैं, उसी हिडमा के गांव। दिल्ली की मीडिया के लिए इस देश का सबसे बड़ा नक्सली था। तो चलिए पुअर्ती चलते हैं, हिडमा के गांव। मेरा नाम अभिनव पांडे है, जाना चाहता कि पुअर्ती हिडमा के गांव। हिडमा, जिया तो रहस्य, मरा तो मुद्दा। वो जिसका एनकाउंटर भी मुद्दा बन गया, और जब वो जी रहा था तो उसके हाथ सैकड़ों जवानों के खून से रंगे हुए थे। ये उसका गांव है, ये उसके भाई का घर है। तो हिडमा का गांव है कैसा, जो सुकमा का है, सुकमा जिले का गांव, नाम पुअर्ती। गांव कैसा दिखता है पहले वो तो देख लीजिए। ऊपर से गांव देख लिया, अब चलिए अंदर झांक कर देखते हैं। हिडमा का घर, हिडमा के भाई का घर, हिडमा का शव जहाँ रखा गया, और हिडमा के भाई से बात करते हैं। वो बताएंगे कि परिस्थितियां क्या थी और क्या से क्या हुई। ये हिडमा के भाई लगते हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसे, कि कब बने वो, कब संगठन पार्टी में कब गए। नन पुनः नवरात्र पेर के आंटे नोड़ता ना मोकोते नहीं लास्ट तक। अच्छा, इस चरण मत ये बहुत छोटे थे, इनको वो तो याद नहीं है कि कब वो पार्टी में गए। जब उनकी लाश यहाँ पर लेकर आए तब हम लोग देखे हैं उसके चेहरे को, ये बता रहे हैं। पार्टी के लोग इधर आते थे, माओवादी इधर आते थे गांव में आपकी? पहले आते थे, घूमते थे, जाते थे। यहाँ पर उनका एक क्या बोलते हैं उसको, वॉर रूम उन्होंने बना कर रखा था यहाँ। और इतना मजबूत किला था ये उनका, जिसको आज ध्वस्त किया गया है स्मारक को,
कि एक ज़माने में किसी को जो है चुनौती दे देते थे। 22 जवानों को थोड़ी दूर पहले यहाँ से उनकी हत्या की गई थी, उनको मारा गया था। हिडमा ने इस क्षेत्र को, इस गांव को इस तरह से, उसको क्या कहते हैं, कॉर्डन कहते हैं क्या, कर रखा था कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता था। अच्छा, कई लेयर की सुरक्षा रहती होगी जी। आगे इस गांव का आदमी चाहेगा कि इस गांव से कोई हथियार उठाए? हथियार नहीं, खेती है, खेती है। ಇದು ಗುರುಜಿ ಬಾತ ನಾವು गुरुजी, डॉक्टर, वो गुरुजी बनना चल जाएगा, डॉक्टर बनना चल जाएगा, खेती किसानी करना चल जाएगा, कुछ छोटा मोटा सामान बेच के जी लें वो चल जाएगा, हथियार नहीं, ये इनका कहना है। तो जो ये नारा लगाते हैं हर घर से हिडमा निकलेगा, हिडमा के घर के लोग चाहते हैं कि उनके घर से कोई हिडमा ना निकले। ये एक सबक है। जर जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है वो चिपको आंदोलन में भी लड़ी गई, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी लड़ी गई, लेकिन वहाँ हथियार नहीं उठाए गए। यहाँ हथियार उठाए गए तो उसका परिणाम भुगता और दोनों तरफ बंदूक की नली तनी थी। बट एक सवाल ये भी है कि कोई आदिवासी नक्सली बनता क्यों है, और उसी को मारने के लिए एक दूसरा आदिवासी डीआरजी का जवान क्यों बनता है। और ऐसा भी कई बार होता है कि एक घर से एक भाई नक्सलियों के साथ है और एक भाई डीआरजी की फोर्स में है, पुलिस फोर्स में है। और ऐसा होता है कि कई बार दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मारने की, या भाई या बहन ने मारने की कोशिश की और दोनों बच गए तो बच गए, नहीं तो कोई नहीं बचा, या कई बार एक मरा तो एक बचा, मरा तो एक बचा, मरा तो एक बचा। पूरे कॉन्फ्लिक्ट में स्थानीय आदिवासी भाइयों को माओइज्म के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत नुकसान हुआ है, और उनकी विकास यात्रा, उनकी शिक्षा की यात्रा, उनके जीवन। हमारे जनजातीय समाज के लोग तो मोहरा बन गए, मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही। समृद्धि नाम की तो चीज़ नहीं दिखती पूरे गांव में। मैं महिलाओं को भी देख रहा हूँ तो उनके पास साड़ी नहीं है पहनने के लिए, वो नीचे एक लुंगी पहनती हैं, ऊपर एक लुंगी डालती हैं। तो दूर दूर राशन का दुकान होता था, राशन लेने के लिए 5वां दिन उनको लगते थे। आजकल सुनते हैं तो कितना तकलीफ होता है। आज बड़े बड़े बोरे 50-50 किलो के लेके 3-3, 4-4 दिन पहाड़ और नदी पार करके तब चावल जाता है उनके, तब खा पाते हैं वो। तो ऐसी टेरिटरी है वहाँ पे, किसी की कोई सुनवाई नहीं है एक्चुअली। और न वहाँ पुलिस है, न कानून है, न कोई व्यवस्था है, न नल है, न बिजली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है उनके पास। और यहाँ के लोग तो बाहर नहीं निकल सकते थे माओवादी पार्टी की इजाज़त के बगैर। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो गई, बड़ी बात, तो अगर वहाँ पहुँचने में लेट हो गए तो मर गए, पता ही नहीं। हम लोग नक्सल में जाके भी बंदूक पकड़े, अपने ही आदिवासियों को मारे हैं, इधर से भी जाके अपने ही आदिवासियों को मारे हैं। खून खराब भी हो गए आदिवासियों का ही, हमको क्या कुछ नहीं मिला। ग्रामीण जो इसके शिकार हुए, जो इन्फॉर्मर्स के नाम पे, शंका के आधार पे जिनको मारा गया, उनका बहुत सारा नुकसान हुआ। कई हैं जो हैंडीकैप हो गए, किसी का पाँव नहीं है, किसी का कुछ नहीं, कईयों के परिवार उजड़ गए। बस्तर के इलाके इतने दुर्गम हैं कि यहाँ ऑपरेशन छोड़िए, सामान्य जनजीवन बड़ा मुश्किल है। अब देखेंगे कि मैं एक ब्रिज पे चल रहा हूँ, जब पानी कम होता है तो लोग पानी में से चल के जाते हैं, क्योंकि इस पे चलना अपने आप में किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आप सोचो जब पानी बढ़ता होगा, कोई बच्चा इसी को पार करके स्कूल जाता होगा, कोई माँ राशन लेने जाती होगी, तो इतनी दुर्गम परिस्थितियों में जो बस्तर के आदिवासी हैं वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
हम इस तरीके के नदी नालों को पार करके आप तक ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, तो उसको बहुत महान कार्य मत समझिएगा, क्योंकि हम आए हैं और करके चले जाएंगे। यहाँ का जो आदिवासी है उसके लिए ये रोजमर्रा का काम है। तो स्थिति यही है आम आदिवासी की कि इन झंझातों से कैसे वो जीवन गुजर बसर कर रहा है, और उसकी बात कोई नहीं करता। नक्सल और ऑपरेशंस की बात हर कोई करता है। आम आदमी का ही नुकसान हुआ एक्चुअली, चाहे वो केस का मतलब किसी को भी उठा के बंद कर दो। नक्सल मामले में झीरम में कितने लोग बंद हो गए हैं। आप किसी को पकड़ लो गांव के आदमी को और बोल दो कि उसमें शामिल था। तो पूछताछ के आपको भी कभी लेके गए? लेके गया, मारपीट किया आपसे? एक लड़के को गिरफ्तार किया गादीरास थाने में। हम वहाँ गए थे, उस लड़के से मिले थे, थानेदार उसका नाम गाम सब बताया था। 5-6 दिन के बाद ना वहाँ से 15 किलोमीटर दूर सुकमा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई कि एक नक्सली को गिरफ्तार किया था, वो भाग रहा था तो उसको गोली मार दी। तो जो थानेदार था उससे हम पूछे, भैया कि वो तो गादीरास में गिरफ्तार हुआ था, यहाँ कैसे आ गया? अरे भैया छोड़ दो ना, बड़े साहब लोग की बात है, आप छोड़ दो ना। उसने हाथ जोड़ दिया। तो मतलब आप किसी को मार दो तो नक्सली बता दो। और बताया कि एक नक्सली मारा गया है। और ये 1 महीना 6 महीना 1 साल 6 महीना जेल पे रहे। क्यों? नक्सली मामले पे। कब के ले गए थे सर? 1 साल 6 महीना था। कौन पूछने वाला है? जैसे आप लोग दोनों तरफ जो है, जी, फोर्स के पास भी बंदूक है, जी, नक्सलियों के पास भी बंदूक है, और बीच में आप लोग हो। जी, बात सही है सर। हम एक वॉलीबॉल की तरह हुए हैं, ना इधर से डरे ना इधर से, हम बीच में हैं। किस तरह का डर रहता है? अगर इनका जो कार्य रहता है तो इनका नहीं करेंगे तो इधर से मारपीट करेंगे, यहाँ तो कुछ आते कर देंगे, और इधर से नहीं करेंगे तो इधर से कुछ आते कर देंगे। ये हमारी बहुत कुछ डर है। देखिए, आधा बस्तर जो है ना, आधा बस्तर 15 साल शिक्षा से वंचित था। शहरों की बात छोड़ दें। बाजार गए गांव के लोग तो पुलिस ने पूछताछ की कि गांव में क्या चल रहा है। वापस आए तो नक्सलियों ने पूछताछ की कि पुलिस वाले से क्या बात हुई थी। तो 25 साल ये मान लीजिए, बीजापुर की बता रहा हूं मैं, 25 सालों तक यहाँ के अंदरूनी गांव के इलाके के जो लोग हैं, कोई भी पुरुष कभी बाजार नहीं गया, सिर्फ महिलाएं जाती थी। इंद्रावती के पानी में कितने आंसू घुल गए। प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचा है क्या इधर? सरकार नहीं पहुंचती तो योजना कहाँ से पहुंचेगी यहाँ? हम तो संगठन में जाने के बाद हमारे परिवार, आज देखिए हमारे परिवार में कुछ उपलब्धि है क्या? जैसे का वैसी है, कुछ बदलाव नहीं है, गरीब के गरीब ही है। बस नक्सलियों के डर से आप लोगों ने गांव ही छोड़ दिया? गांव ही छोड़ दिए थे सब परिवार। अपनी ही धरती पर हम क्यों बेघर से रह गए। कभी ट्रेन में बैठे हो? ट्रेन में? नहीं। ट्रेन में नहीं बैठे कभी? नहीं बैठे। क्या बात कर रहे हो? कभी नहीं बैठा? देखा हूँ नहीं है। देखे भी नहीं हो? नहीं। आप लोग क्या चाहते हो, क्या हो जाए? हमारा तो खेती करने का वही है। खेती? देखो, ये सवाल नेताओं को पूछना चाहिए था कि बस्तर क्या चाहता है। हकीकत ये है कि किसी ने पूछा नहीं कि बस्तर क्या चाहता है। तो बस्तर चाहता है कि वो उन्मुक्त जंगलों में घूमता रहे, बिना रोक टोक के, बिना भेदभाव के, बिना डर के। तो इनकी कोई बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं। और ये चाहते हैं कि उस खुशियों पे दाग ना लगे किसी की भी, उस पर किसी भी वर्दी का ग्रहण ना हो, फिर चाहे वो वर्दी माओवादियों की हो, पुलिस की हो या फॉरेस्ट वालों की। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ के आदिवासी जो है वो माओवादियों को चावल देते थे, तो उनको बताना चाहोगे क्यों देना पड़ता था? मजबूरी में देना पड़ता था, मतलब वो भी हमारे आदिवासी युवा हैं, तो वहाँ जाके माओवादी बने हुए हैं। तो आम आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान है ना। आम आदमी का पुलिस की तरफ से भी नुकसान है और
अब वो ना आप पुलिस को मना कर सकते ना नक्सली को मना कर सकते। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो इस बातचीत से आप समझ सकते हैं कि एक आम आदिवासी का जीवन इस बस्तर इलाके में कितना मुश्किल है। मतलब उसे हर दिन जीने का संघर्ष करना है, उसे हर दिन इस बात का संघर्ष करना है कि उसकी सांस चलती रहे, उसे हर दिन इस बात का संघर्ष करना है कि कोई उसका अपना मारा ना जाए, नक्सली और फोर्सेस के मुठभेड़ में क्रॉस फायर में ना मारा जाए, कहीं उसे इस बात के आरोप में जेल में डाल दिया जाए कि ये नक्सली है। उसको डर इस बात का है कि कहीं इस बात के लिए उसकी हत्या ना कर दी जाए कि ये मुखबिर है पुलिस का। डीआरजी के जवान रमेश सोढ़ी की शहादत हुई है। इनके साथ 3 जवान शहीद हुए हैं। उस शहादत की कीमत देश को दिखाना चाहता हूं। शायद ये तस्वीरें दिल्ली या उसके आगे नहीं पहुंचती, क्योंकि ये बहुत सुदूर जंगल में गांव होते हैं और परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहां तक जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं क्या पूछूंगा। दो बाई 6 का ये ताबूत जो है बहुत भारी होता है और इतना भारी होता है कि इसके बोझ तले पूरा परिवार दब के सहम जाता है और उसके पास यादों के अलावा कुछ बचता नहीं। शादी हुई थी इनकी? हाँ, शादी हो गई थी और इसके दो बच्चे हैं और बाकी मम्मी खत्म हो गई, पापा भी खत्म हो गए। मैं खुद पहली बार इस इलाके में कवरेज के लिए आया और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि जब मैं कवरेज कर रहा हूँ तो मेरी दूसरी तीसरी रिपोर्ट ही जो है यहाँ आकर के मुझे एक जवान की शहादत देखनी पड़ रही है, जिसमें वो अपने ज़मीन के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है। इस ज़मीन को नक्सल मुक्त, इस ज़मीन को आतंक के मुक्त कराने के लिए शहादत हुई है। और मतलब इस घर को आप देख करके उसकी समृद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार कितना मजबूत होगा या कितना आर्थिक रूप से संपन्न होगा। नक्सलियों से लड़ाई लड़ते हुए 3 डीआरजी के जवानों की शहादत हुई। ऐसी न जाने कितनी शहादतें हैं जो ठीक से दर्ज भी नहीं हुई, सिर्फ आंकड़ों में दर्ज है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, नक्सलवाद के खिलाफ की जो लड़ाई, उसकी कीमत क्या है, ये हिडमा हर घर से निकलेगा नारा लगाने वाली लड़की या उसके जैसे बच्चे शायद ही जान पाए। माओवादी संगठन सिर्फ जंगलों में फैला कोई बिखरा हुआ नेटवर्क नहीं था। इतने बड़े इलाके में दबदबा बनाए रखने के पीछे एक तय ढांचा था। संगठन मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बटा था, पॉलिटिकल विंग और आर्म्स विंग।
पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे ऊपर सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो होता था, जो संगठन की आइडियोलॉजी, स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल डायरेक्शन तय करता था। इसके नीचे स्टेट कमेटी, स्पेशल जोनल कमेटी और एरिया कमेटीज आती थी। 2-3 राज्य की सीमा और इलाकों को मिलाकर एक स्टेट कमेटी बनाते। उदाहरण के लिए दंडकारणी जो स्पेशल जोनल कमेटी है। कुल मिलाकर माओवादियों ने 5 स्पेशल जोनल कमेटी बनाई हुई थी। दंडकारण्य, आंध्र ओडिशा बॉर्डर, नॉर्थ तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी एमएमसी और वेस्टर्न घाट्स स्पेशल जोनल कमेटी। इसके बाद डिविजनल कमेटी, एरिया कमेटी और लोकल पार्टी यूनिट्स ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क चलाती थी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद अब इसके आर्म विंग को समझते हैं। आपस में पॉलिटिकल जो विंग को सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री विंग होता है। जनताना सरकार का जैसे मिलिशिया प्लाटून है, उससे हम ऊपर जाते जाएंगे अब मिलिट्री में, तो मिलिशिया प्लाटून उसके ऊपर में आपका एलजीएस पहले हुआ करता था, जो कि अब एलओएस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक उसके ऊपर प्लाटून्स होते हैं, हर एरिया कमेटी का प्लाटून होता है। फिर अमूमन हर जो डिवीज़न है उसका एक कंपनी भी हुआ करता था, या फिर किसी सीसी मेंबर को प्रोटेक्ट करना है, या फिर जैसे बसवराजू के प्रोटेक्शन के लिए एक सीसी उनका एक कंपनी हुआ करता था। और उसके ऊपर जो इनका पीएलजे बटालियन नंबर 1 जो एकमात्र बटालियन है पूरे नक्सल संगठन में, पीएलजे बटालियन है। तो इस तरह अलग अलग स्ट्रक्चर्स इनके हैं। पॉलिटिकल और आर्म विंग के अलावा माओवादी संगठन अपनी एक पैरेलल सरकार भी चलाता था, जिसे आरपीसी यानी जनताना सरकार के नाम से जाना जाता था। यह आमतौर पर एरिया कमेटी के अंदर ऑपरेट करती थी। आरपीसी 3 से 4 गांव मिला के एक आरपीसी बनाते हैं, और उस आरपीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिशिया प्लाटून्स होती है इनकी। तो आरपीसी में 8 शाखाएं होती हैं। इनका बेसिक काम क्या होता है, 3-4 जो गांव में उन सब चीज़ों को इन्फोर्स करना, एक अलग तरह से बेसिकली उनके सरकार को चलाना, दूसरा लेवी कलेक्ट करना। ऐसे काम वो भी करते थे। तो वो पूरा अपने आप को सरकार की तरह ट्रीट करते थे। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे कि ये हमारा पीडब्ल्यूडी है, ये हमारा तालाब खोदने वाला विभाग है, मतलब ऐसा उनका था। बिल्कुल ऐसे ही था कि ये पार्टी है, ये पार्टी की सरकार है। हाँ, उनके स्कूल भी थे। हाँ, उनके स्कूल भी थे। ये लोग सोचते हैं कि जनता सरकार ये जनता के फायदे के लिए थी, ये जनता के फायदे के लिए नहीं थी। उतना काम करें कि लोग जुड़ जाएं और उन पे निर्भर भी हो जाएं। अगर आप उनको पर्याप्त रूप से डेवलप कर देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जनता सरकार जो है ये उनका एक बीच का एक रास्ता है, एक पड़ाव है, ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें। जन अदालत क्या होती है? जन अदालत है, अभी कोर्ट है अपने यहाँ सरकारी में कोर्ट बोलते हैं, न्यायपालिक। हमारे में एक जन अदालत लो, ये लोगों को एक जगह बुला कर सबको सामने उनको दंड दिया जाए। तो मान लो अगर कोई पुलिस का मुखबिर मिल गया तो जन अदालत में बैठाया तो क्या करते थे उसके साथ? अब उसको मुखबिर है, हमको माने सबूत सत्य है तो उसको मार देंगे, मार देते। नक्सलवाद की चर्चा में एक शब्द बार बार आता है, अर्बन नक्सल। इस पर बहस बहुत रही, लेकिन इसे समझना भी जरूरी है। अर्बन नक्सल, 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 अर्बन नक्सल। देखिए, अर्बन नक्सली वास्तविकता है। प्रोपेगेंडा फैलने के एक समय था जो सेंटर जो है वो शहर होते हैं। जो दंडकारण्य का सचिव रहा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा बोलते हैं, वो करीब 15 साल तक रायपुर बिलासपुर इलाके में रहा और फोर्सेस को पता नहीं लगा। नेटवर्किंग के लिए, लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए और अन्य एक्टिविटी के लिए उनकी सेल्स होते हैं। मतलब यहाँ मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। एक है जो कुछ कारणों को कभी कभी लोग सपोर्ट करते हैं, वो अलग बात है। एक है जो पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर लेते हैं, जो आइडियोलॉजी पार्टी की है उसके बेस पे काम करना, तो वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। माओवादी हमलों की योजना कैसे बनाते थे, ऑपरेशन किस तरह तैयार होता था और उसे जमीन पर कैसे अंजाम दिया जाता था, इस पूरी रणनीति को भी समझना चाहिए। देखिए, 2 मेन तरीके रहे, एम्बुश और आईडी। सामान्यतः जो बड़े हमले इसमें दोनों का उपयोग किया। पहले कुछ इलाका चुन के उन्होंने आईडी को प्लांट करना, और जैसे ही फोर्सेस वहां पहुंचे, उनके किलिंग जोन के अंदर जब फोर्सेस पहुंच जाती थी तो आईडी को ब्लास्ट करना। आईडी का जब ब्लास्ट होता है तो कुछ घायल होते हैं, कुछ शहीद होते हैं, अपने आप को संभालने में समय लगता है। उस दौरान वो फायरिंग शुरू करते हैं। इनकी एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे यहाँ गोली चल रही तो आप भागोगे, तो भागोगे कहाँ भागोगे? आप उस पेड़ के पीछे भागोगे, तो उस पेड़ के पीछे एक आदमी को आग पकड़ेगा। एक जो होता है, एक बूबी ट्रैप होता है, वो क्या होता है, उसमें कैसे फंसाते हैं?
उसमें जो रॉड हो या फिर बांस से जो नुकीला चीज़ होता है ना सर, बनाए रहते हैं, उसके टिप में ना वो जहर लगाते हैं। मतलब जब अगर जवान गिर जाए इसमें तो वो घायल हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर। वो लगाते भी ऐसा जगह में हैं कि वो पता ही नहीं चलेगा। 3-3 दिन बैठे रहते थे। हाँ, 3 दिन बोलने से ऐसे सब नहीं रहते कि देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। गुरिल्ला एरिया में मेन जो उनका स्ट्रेंथ होता है वो इंफॉर्मेशन ही होता है, और इंटेलिजेंस उनका बहुत स्ट्रांग हुआ करता था उस समय। अच्छा, ये हमेशा सूचना देते रहते हैं। बगल में हमारा फोर्स रहती, उसी के ऊपर भरोसा रहेगा। कभी वो गलत संदेश देगा तो फेल हो जाएगा, सही सलाह देगा तो वही सक्सेस। इसीलिए हम लोग कोशिश करते थे कि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो। नक्सली और आतंकी में ये फर्क होता है कि नक्सली जो फिदाइन नहीं होता। हाँ, उनकी स्ट्रेटजी में बेसिक डिफरेंस है। आप नक्सल स्ट्रेटजी को देखेंगे, जो गुरिल्ला स्ट्रेटजी को आप देखेंगे, तो लोग जीरो लास्ट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमको जब कमजोर समझ के वो अपने सीना तान के आने लगे तब हम हमला करते हैं। गिरिल्ला युद्ध का मतलब ये है ना, वो ऐसे समझ गए। मतलब एक सड़क है, उधर में 100 बार में से 90 बार जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे को लगेगा सब ठीक है, ठीक है। 99 बार जाऊंगा, लगेगा सब ठीक है, ठीक है। 100वीं बार मार देगा, मार जाएगा। यही है ना, ये गुरिल्ला। बहुत ही घनघोर जंगल है और टोपोग्राफी एकदम अलग है, और टोपोग्राफी का वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर भी ऊंचे में जब पोजीशन ले लिया, कुछ भी कर लिया, वहाँ पता ही नहीं चलता कि कहाँ से गोली आ रही। किसी भी उग्रवादी संगठन की क्षमता उसके हथियारों पर निर्भर करती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि माओवादी अपना हथियारों का जखीरा कैसे तैयार करते थे। हथियार हमारे पास नक्सली में 3 सोर्सेस है। दुश्मनी का हथियार खींच के हम अपनाना, दुश्मनी का मतलब पुलिस के ऊपर उसका छीन लेना है। हालांकि आपको याद होगा उसमें बड़ी थ्योरी चलती थी कि इनको पाकिस्तान से हथियार मिल रहे हैं, चाइना से मिल रहे हैं। मैंने कई जगहों से इस बात को कंफर्म करवाया। 90 छोड़ी 99% हथियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जवानों से लूटे हुए हैं। ऑटोमेटिक जो भी ऑटोमेटिक राइफल जितनी है, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक हथियार है तो उसने एक जवान को मार के छीना है, ये मान जी कह सकते हैं। दूसरा, इन्होंने स्वयं में एक टेक्निकल डिपार्टमेंट अपना बनाया, और चाहे वो 12 बोर की बंदूक हो, मस्केट हो, यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर के शेल बनाए उन्होंने बाद में, यहाँ तक डेवलप कर लिया उन्होंने। तो उसके बाद हमको सोर्सेस यदि बाहर मिलेगा खरीदना, ये 3 सोर्स का बिना और कोई हमारे पास साधन नहीं। खरीदते कहाँ से? खरीदना तो केंद्र कंपनी नहीं करती, वो कहाँ से लेना कैसा लेना उनका। लेकिन सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं था, सवाल ये भी था कि आखिर इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था। इनका सबसे बड़ा जो स्रोत था पैसों का वो था तेंदुपत्ता। कॉन्ट्रैक्टर आके इकट्ठा करते थे, चाहे गांव वाले तोड़ते थे। कि जो सड़क बना रहा है, जो तेंदुपत्ता ले रहा है, तो उससे आप लोग चंदा लेते थे? हाँ, तो खास करके तेंदुपत्ता वाले से ज्यादा ले जाते हैं और फॉरेस्ट से। दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्क। आप सड़क बना रहे हैं, आपको दूसरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के जितने भी ठेकेदार होते हैं वो तभी काम कर पाते हैं अंदर, अगर उनको आप कुछ न कुछ राशि उनको पहुंचा रहे हैं। दूसरा, जो पार्टी सदस्य रहते हैं उनका पार्टी शुल्क रहता है 10 रुपये प्रति मेंबर, कुछ राशि वहाँ से भी आ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे गंगालूर एरिया कमेटी में तेंदुपत्ता का छोड़ के कम से कम 30 लाख तक जमा होता था 2019 तक, 1 साल का। और ये तेंदुपत्ता का 1 करोड़ तक जमा होता था तेंदुपत्ता का। जंगलों में छिपे इस संगठन की अपनी एक अलग दुनिया थी, जहां रहने के अपने नियम थे, इलाज का अपना इंतजाम और व्यक्तिगत जीवन में कई फैसले भी संगठन ही तय करता था। लेकिन आखिर ये व्यवस्था चलती कैसे थी? तो जैसे आप बोले नसबंदी, तो डॉक्टर कहाँ से आते थे अंदर? वहीं करते थे सर, कुछ लोग ऐसे सीखे थे नसबंदी। डॉक्टर होते हैं उनके पास? जी, डॉक्टर होते हैं हर विभाग में। हर एरिया में एक डॉक्टर को रखते थे, टीम रहता था 3 या 5 जनसंघ। तो जंगल में रहते कैसे? जंगल में रहना है, सुबह जंगल में है तो टेंट लगाते हैं, ऐसे अभी अपन जैसा बैठा है ऐसे बैठते हैं। जंगल में एक दूसरी जगह से ट्रैवल भी करते थे, बारिश में, फिर वो बारिश तो वो सब झेलना पड़ता है। हम लोग बारिश में, वो कम्युनिस्ट लोग का वो जीवन ही है, कठिन जीवन। हम कम्युनिस्ट है, हम कष्ट जीवी है,
हाँ बोलने से ना बोलने से मैं आम्ही कम्युनिस्ट, आम्ही कष्टजीवी कष्टजीवी। दो 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर की इस बदली हुई तस्वीर को सरकार की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दावा है कि जहां कभी नक्सलियों का असर होता था, अब वहां सुरक्षा और विकास की पहुंच बढ़ी है। लेकिन यह बदलाव आया कैसे, इसे भी समझना जरूरी है। जब छत्तीसगढ़ बना था 2000 नवंबर में, तो पुलिस फोर्सेस मुश्किल से 22 हजार थे पूरे छत्तीसगढ़। तो इस वजह से माओवादियों को अटैक करने में सुविधा हो गई शुरू में। तो पुलिस फोर्सेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। बॉर्डर की वजह से एक तो यहाँ पे पनपे आपने कहना कि भाई इधर ऑपरेशन हो रहा है, इधर की पुलिस मार रही है तो इधर भाग के आ गए, इधर की पुलिस मार रही है तो उधर भाग के चले गए। ये जो अलग अलग स्टेट के बॉर्डर जुड़ते हैं, इसका इन्होंने बहुत फायदा उठाया। तो देखिए, वो इलाके जहाँ इनके माओवादी आराम से घूम लेते थे, आराम से मतलब उस इलाके में हमारी प्रेजेंस नहीं थी, तो उन इलाकों में हमारे कैंप्स लगने शुरू हो गए। सीआरपीएफ के कैंप बनने की कहानी ये है कि सड़क बनती है, कैंप आता है, तो नक्सली जो है वो पीछे जाते हैं। फिर जैसे जैसे फोर्स का मूवमेंट बढ़ता गया वो पीछे हटते गए। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी लगातार बढ़ाया। ड्रोन्स जो हैं वो लाए। उस परफेक्ट ऑपरेशंस का फर्क यह था कि मनोबल टूटा नक्सलियों का। हेलीकॉप्टर ज्यादा संख्या में आपके पास आ गए, तो नाइट लैंडिंग हो गई, तो आपके ऑपरेशन करने में सुविधा, हम जंगल में कहीं भी लैंड कर जाते हैं, करने लगे। को देखते हुए शासन द्वारा रोड कनेक्टिविटी, ब्रिजेस कनेक्टिविटी में काफी फोकस दिया गया। नक्सल जानते थे कि सड़क बनेगी तो फोर्स आगे पहुंचेगी तो एक बेस बनेगा तो फिर गांव से कनेक्शन जुड़ेगा, और कनेक्शन जुड़ेगा तो सरकार भी पहुंचेगी, तो फिर नक्सली कमजोर होंगे, उनकी जड़ें कमजोर होंगी। हम लोगों ने इसमें एक बड़ा काम किया कि तेंदुपत्ता की पहले खरीदी ठेकेदार किया करते थे, उसको बदल कर इस बार सरकारी तेंदुपत्ता की खरीदी कराई। अभी जो बड़े नक्सली कुछ पुनर्वास किए हैं, उनसे बैठकर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता के सरकारी खरीदी के कारण हमको 1 रुपया भी नहीं मिला इस बार, इससे फाइनेंशियली टूटे। बसवा राजू जब मई में मारा गया और उसके साथ उनकी सुरक्षा की पूरी कंपनी थी, पूरी मारी गई जब लगभग, तो नेचुरली उसके बाद नक्सली हिल गए। ये थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ गए। हम शासन से मिलकर काम करेंगे, हम आर्म्ड स्ट्रगल को स्थगित कर रहे हैं, और इन्होंने सरेंडर किया। डीआरजी लगातार बढ़ा। जब डीआरजी बढ़ा और कुछ सरेंडर लोग भी साथ में काम करने लगे, तो माओवादियों को जो ठिकाने थे वो हमको पता लगने लगे। तो ये 4-5 डीआरजी का बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज होना, आगे बढ़कर सिक्योरिटी वैक्यूम्स के एरिया को ऑक्यूपाई करना फोर्स द्वारा विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, ये कारण थे कि हम चीज़ों को नियंत्रित कर पाए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री 2 साल के अंदर दर्जन से भी ज़्यादा बार यहाँ पर आए, लगातार जवानों का हौसला अफजाई किए। हम लोग यहाँ बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए 2 बार, नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े, और उसी का परिणाम हुआ कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक डेडलाइन तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि उनका संकल्प पूरा हुआ। मैं ये जानना चाहूँ कि अगर आपका इंटरव्यू कोई देख रहा है तो ये एश्योरेंस है कि आएगा तो वो सुरक्षित चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज अब कोई भय नहीं है, रात 1 बजे 2 बजे कहीं आए जाए बस्तर क्षेत्र में कोई भय नहीं। देखिए, जो बचे हुए काडर भी हैं वो भी ये बात समझ सके हैं कि वो सरकार से अब लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, कि जिन परिस्थितियों की वो बात करते हैं लड़ाई की, वो कभी अंतर्विरोधों की बात करते हैं, वो बस्तर में कभी थी नहीं। जो कारण जो है ना वो क्रिएट किए गए थे।
यही वजह है कि बस्तर में नक्सल आंदोलन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। जिन मुद्दों के नाम पर लोगों को भटकाकर सरकार और जनता के बीच दूरी पैदा की गई थी, उसी दूरी को सुरक्षा बलों ने खत्म किया। पीआईबी और गृह मंत्रालय के मुताबिक कभी वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का असर देश के 126 जिलों तक था, लेकिन मार्च 2026 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 2 जिलों में रह गई। इस बदलाव में कई सुरक्षा बलों और एजेंसियों का योगदान रहा, लेकिन बस्तर के जंगलों में इस लड़ाई का सबसे स्थानीय और सबसे जमीन से जुड़ा चेहरा रहा डीआरजी। ये डीआरजी शब्द आप लोग याद रखिएगा। नक्सल इतिहास जब भी इस देश में पढ़ाया जाएगा तो इस शब्द को ज़रूर याद रखना, क्योंकि इन जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी है। आज जब ये कहा जा रहा है कि आखिरी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी है, तो वो कील इन्हीं जवानों ने ठोकी है। सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में इसको आबाद करने में। सीआरपीएफ हो, सीएपीएफ के तमाम जवान हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो, लेकिन गेम चेंजर जो है वो डीआरजी के जवान साबित हुए, क्योंकि ये स्थानीय है। ये लोकल जवान, ये भाषा जानते थे, टेरेन को जानते थे, कल्चर वही था उनका, तो ऑपरेशंस में सुविधा होने लगी। कई बार जैसे जब बरसात में आप ऑपरेशन करते होंगे और जूते भीग जाते होंगे और आपको 4 दिन 5 दिन जंगल में रहना है, उसी भीगी रहना पड़ता है सर। हम लोग को 4-5 दिन 6-7 दिन भी हो जाता है सर, पूरा भीगे बदन में चलना ही पड़ता सर। रात दिन भर तो चलते हैं। ये डीआरजी के जवान बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जंगलों में जा करके खोजना हो, अपनी जान हथेली पे रख करके चलते हैं, और तब जा करके ये एक सपना देखा जा रहा है कि इस देश को नक्सल मुक्त किया जा सकेगा। क्या सोच के आई आप फोर्स में? देश के लिए अगर मरो ना तो सब याद भी करते हैं और गर्व की भी बात होती है। मतलब एक होता है सर अपने नेशन के प्रति। ये जज्बा एक जवान ही समझ सकता है, ये सबको समझ में नहीं आएगा। कभी नक्सलियों से आमना सामना हुआ है सर। उस वक्त अगर नक्सली दिख जाए तो बस मन में एक ही चीज होता है कि हाँ मारना है। वो आपको मारने के, अगर हम नहीं मारेंगे तो वो सर हमको मार देंगे। से बात करो तो मेरी नज़र जो है दुर्गा जी के हाथों पे जाती है। एक हाथ में इनके AK-47 है और एक हाथ में मेहंदी लगा रखी है। नारी सशक्तिकरण की इससे मजबूत तस्वीर मतलब शायद ही कोई हो। एक हाथ में मेहंदी लगी और एक हाथ में AK-47 हो। आप लोग का दबदबा है। हाँ दबदबा है सर, तभी तो डरते हैं। दबदबा बना रहना चाहिए। हाँ जी सर। ये समझना भी जरूरी था कि आखिर बस्तर में ऑपरेशन करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए हम उस जगह पहुंचे जहां 3 दिसंबर 2025 को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लेकिन वहां का रास्ता आसान नहीं था। आगे विजुअल्स आपको सारी गवाही देते चलेंगे। ये सब ऐसे इलाके हैं जहाँ बंदा न बंदे की जात। पार हो गए। मतलब पग पग पे अब हमें माओवादियों के निशान मिलेंगे। हाँ, ये देखिए माओवादियों का एक और स्मारक। बाइक ने साथ छोड़ दिया है, अब हमको पैदल जाना है यहाँ से। अब मैं आपको वो जगह दिखाने ले जा रहा हूँ जहाँ पर 3 दिसंबर को 18 नक्सली मारे गए एक साथ। ये वो जंगल हैं जिनमें घंटों इनकाउंटर चला है। ये वो जगह है जहाँ पे नक्सलियों के सामान पड़े हुए हैं। आप देखेंगे ये चक्कू है, ये भी गरम है। ये प्लेट है, इस प्लेट पे भी बुलेट लगी है। ये पर्चे में कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं। इस पे लिखा हुआ है दुश्मन
प्याज 800, मतलब ये होगा कि दुश्मन कोई आ रहा होगा तो बोलेंगे प्याज 800, जगह का नाम, और इस तरीके से इनके कोडवर्ड हैं और ये फ्रीक्वेंसी के नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे 4 नक्सलियों को मार के गिराया गया था। उसके और मजबूत और पुख्ता निशान जब हम इसको पार करेंगे तो मिलेगा। और ये बहुत टफ टेरेन जगह है, आप देख के समझ रहे होंगे जवान यहाँ कैसे पहुँचते होंगे और क्या होगा। लेकिन यहाँ पे शव की बदबू है और जैसे किसी को गोली लगती है तो भेजा उड़ता है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी का भेजा उड़ा है या शरीर का कोई हिस्सा टूटा हुआ है। अगर ये पेड़ बोल पाते तो बताते इन्होंने कितनी गोलियों को सुना है और कितनों को झेला है। उधर देखेंगे तो पेड़ की पूरी छाल उखड़ी हुई है, मतलब कई राउंड का बस्ट खोला गया हो ऐसा। ये इतनी सारी गोलियां हैं AK-47 की, बट आप देखो मैंने जीवन में पहली बार इतनी गोलियां एक साथ देखी हैं। आप लोग इधर ही थे? जी, मेरे को उधर पकड़ के रखे थे सर, मैं कोसरा मिंडाई करके गाय ले जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, कितने देर तक चली गोलियां? आप लोग को सुनाई दे रहा था कुछ? सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक चला सर। फिर हाँ, ये डेटोनेटर है। ये ब्लास्ट होगा, इसमें क्या बारूद है? हाँ, यही सबसे पहले ब्लास्ट होता है, उसके बाद वो पूरा बम का जो स्ट्रक्चर वो ब्लास्ट होता है। सबसे पहले जो ब्लास्ट होने वाला है तो स्पार्क इसमें आएगा। हाँ। मेरे साथी संजू ने नक्सलियों की एक किताब ढूंढी है, ये इनकी डायरी है। ये लिखी हुई है गोंडी में। ये 1945 सितंबर में महीना में मरता, फिर चीन की क्रांति कैसे हुई, उसमें क्या रहा। जो भी सामान नक्सलियों के पास से मिलता है आमतौर पर फोर्स उसको जला देती है। और इस तरह की किताबें जला देती है इसलिए कि बाकी कोई और न पढ़े। आखिरकार लड़ाई तो विचारधारा की है और विचारधारा इन किताबों से ही आएगी। बाकी चीज़ तो खत्म हो जाती है। ये जो है, ये जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो एक किताब यहाँ पे चला हुआ है। ये अब समझिए, एक संगठन बंदूक लेके भी चल रहा है, पेन लेके भी चल रहा है। ये इससे एक बात तो समझ आती है कि ये जो मैं कह रहा था अभी कि इनमें 2 विंग है। सिर्फ कोई व्यक्ति हथियार लेके जंगलों में घूम रहा है ये नक्सलवाद नहीं है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति भी इनके साथ घूम रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दिल्ली से या रायपुर से बैठ कर रखिए जो है बस्तर के नक्सल या माओवाद को नहीं समझा जा सकता। जवान का भी चलना कितना बड़ा, इतना सारा सामान ले करके ऑपरेशन के लिए आना, और आप ऐसे जंगल में कि आपको पता नहीं कहाँ से फायर आएगा, उसमें 18 नक्सलियों को मारना एक बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी सफलता है। और देखिए ये मुश्किल क्यों रहा होगा, नक्सली जो लगातार इस इलाके में जवानों पे हावी थे, ये अचानक कमज़ोर क्यों हुए। गेम यहाँ बदला कि जवानों के पास तकनीक बहुत है। यहाँ से मोर्चा लिया था जवानों ने और उधर जो है नक्सली थे, माओवादी। ये देखेंगे तो बुलेट के निशान है यहाँ पे बुलेट लगी है क्योंकि उधर से फायर ऑफ एक्सचेंज चल रहा था। इस भीषण गोलीबारी में जो आम आदिवासी यहाँ रहते हैं वो कैसे रहे होंगे, कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि दोनों तरफ की जो बंदूक है उसके बीच में आदिवासी है। ये है नक्सल जोन की हकीकत कि अभी रात हो गई है। अब जिन रास्तों से हम वापस आए हैं उसी से वापस जाना है। अब तक हमने देखा कि नक्सल आंदोलन को किस तरह कमजोर किया गया, डीआरजी की भूमिका को समझा और ये भी देखा कि बस्तर के मुश्किल जंगलों में सुरक्षा अभियान किन हालात में चलाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ नक्सलियों को कमजोर कर देना काफी नहीं होता है। असली सवाल ये है कि क्या जमीन पर वाकई में तस्वीर बदली और सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है जिससे बस्तर में नक्सलवाद दोबारा ना पनप सके। देखिए, हम लोग को मालूम है कि नक्सलवाद को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में विकास भी पहुंचाना है। एक नियद नेलानार मतलब गोंडी भाषा में है और उसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। अच्छा। उसके माध्यम से हम लोग विकास को पहुंचाना शुरू किए। 525 से ज़्यादा
गांव आबाद हो चुका है, वहाँ सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, राशन कार्ड बने हैं। आज उनके गांव में राशन का दुकान हो गया है, स्कूल वहाँ खुल गया है, अस्पताल खुल गया है। तो इस तरह से विकास को भी वहाँ पर हम लोग पहुँचा रहे हैं। और जैसे पर्यटन की अपार संभावना है, तो पर्यटन को भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो सरकार का काम कैसा है? अभी तो फिलहाल प्रोसेस में है सर, जो चल रहे हैं जी। तो ये एक आंगनवाड़ी केंद्र हिडमा के घर के जस्ट बाहर, हिडमा के बड़े भाई के घर के जस्ट बाहर। घर में हिडमा का शव ला के रखा गया। उस घर की दीवार पे आप देखेंगे तिरंगा झंडा बना है। किसी बच्चे ने यहाँ से किताब पढ़ लिया है और उसने अ से अनार लिखना सीख लिया है, आ ई लिखना सीख लिया है। ये एक दीवार अपने आप में बदलाव की कहानी है। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर स्थितियाँ नॉर्मल होते जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं, आज हम लोग विगत 4-5 साल पहले यहाँ पर आना असंभव था, लेकिन अब आके जा पा रहे हैं। ये देखेंगे तो विकास जब गांव में पहुंचा या फिर गांव के लोगों को बताया गया कि हिंदुस्तान की सरकार क्या करती है, तो पाइप लगाया गया, पानी लगाया गया और टंकी लगाएगी, और आज हिडमा के गांव में तिरंगा लहरा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखो अपने ये स्कूल है, ये स्कूल है। हाँ। तो इतना अंदर आकर के ऐसे गांव में ये अब बना है। स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और ये स्कूल इतना खास है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको हर किसी को देखना चाहिए। देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति हो, उसको ये स्कूल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये किसी ज़माने में माओवादियों का बहुत कोर गढ़ हुआ करता था और इस इलाके में स्कूल नहीं बन पाते थे। वो पिलर पे बैठा था तो मैं उस पर फोटो खिंचवा लिया हूँ कि माओवादियों के द्वारा तोड़ी गई उम्मीद पे बैठ के सरकार के द्वारा बनाई गई उम्मीद को देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये स्कूल दिखाएंगे तौफीक, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आंखों को आप देखेंगे और ये पढ़ाई चल रही है। और जैसा गणेश दादा बता रहे थे कि ये इस इलाके में 15 साल से कोई स्कूल बच्चा पढ़ा ही नहीं है। अचरज भरी बात बताऊं कि इतने सालों की पत्रकारिता में इस गांव में मैं पहली बार पहुंचा हूं और बहुत खुशी है यहाँ के बच्चों को पढ़ते हुए देखना। जो यहाँ पढ़ाते हो? जी जी, शिक्षा देता हूँ सर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन कुमार। तो अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी कुल दर्ज संख्या तो 67 है सर जी। तो इस इलाके में जो अशिक्षा थी उसका फायदा उठाया माओवादी ने? सही में 100%। तब तो हमारे दिमाग से खेल खेले, तब तो हमारे दिमाग से जो लोग भी नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि ये ऐसे इलाके यहाँ पे सरकार का विकास नहीं पहुँचा, और सरकार का विकास नहीं पहुँचा इसीलिए नक्सलवादी पहुँचे। और तो आप आए और आपने कहा हम ही सरकार है, और आपने एक मकसद दिया जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि नक्सलियों ने क्या दिया इस देश के, यहाँ के गाँव के लोगों को? अगर सरकार विकास नहीं पहुँचा पाई तो नक्सली कौन सा विकास कर गए? जिस सड़क पे हम खड़े, इस सड़क पे आना मुश्किल था। ये अभी कुछ दिन पहले देखेंगे डबल लेन की सड़क बनी है, पीछे बस स्टैंड है, लोग डरते थे इधर आने से, इसके आगे नक्सलियों का रास्ता। आज हम यहाँ खड़े होकर बात कर ले रहे हैं, ये बात नहीं कर सकते थे, कहाँ से फायर आ जाए किसी को नहीं पता। ये स्थिति थी। एक एक सड़क को बनाने के लिए जवानों का खून लगा है, इसमें सिर्फ डामर और गिट्टी नहीं मिला। तो जो लोग ये कहते हैं कि हिडमा का गाँव होने की वजह से सड़क बनी, तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये हिडमा का गांव होने की वजह से ये सड़क बनी। और इस सड़क को बनाने के पीछे एक जिद थी, एक जिद ऐसी जिसमें ये था कि हथियार को हथियार से लड़ाएंगे और विचार को विचार से लड़ाएंगे।
इस गांव से जब सड़क बनेगी, बिजली पानी पहुंचेगी, तो लोगों को पता चलेगा कि सरकार नाम की चीज़ क्या होती है, जो सालों तक पता नहीं चला। तो ये सड़क कब बनी? ये सड़क तो बन रही सर, अभी बना है। हाँ। और पहले इधर से अगर बाहर जाना होता पढ़ने के लिए तो कैसे जाते थे? वैसे पैदल जाना था। कितना दूर तो बहुत है, जगरगोंडा, सिंथलनगर, सिलंगेर में। उतना दूर पैदल जाते थे? जी। अब सवाल ये कि जो लोग सरेंडर किए हैं, जिन्होंने कभी गन चलाई है या चलाते थे, उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ेंगे? उनके लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? उनके लिए क्या काम है? दूसरा ये कि जो लोग कई बार नक्सली और पुलिस दोनों के बीच में फंसे और पुलिसिया कार्रवाई के भी शिकार हुए, उनकी भी बहुत सारी शिकायतें हैं, उनको कभी क्या इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल सबको इंसाफ मिलेगा और पुनर्वास नीति बहुत अच्छा हम लोग बनाए और इसी कारण से आज 3000 से ऊपर लोग आत्मसमर्पण भी किए और उनको 10,000 रुपया महीने का आर्थिक सहयोग और उनका स्किलिंग करा रहे हैं। प्रत्येक विकासखंड में स्किलिंग सेंटर है। आमतौर पर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में फर्क नजर आता है, लेकिन यहां पर नहीं है। सरकार जो दावा कर रही है, हकीकत में वो ग्राउंड पर दिखता है। जिन हाथों ने कभी हथियार उठाए थे, आज उन हाथों में मेहंदी लगी है, नेल पॉलिश लगी हुई है। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि आप भारत का संविधान तो आप मानेंगे ही अगर आप इस पक्ष में आते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, हथियार छोड़ दें बस। आपको आपके मन में क्या है, किस विचार के हैं, क्या भावनाएं आपकी, वो आपका अपना है, बिल्कुल लेने नहीं। आंखों की चमक बदल चुकी है। जिन आंखों में कभी रक्त उतरता था, आज उन आंखों में भविष्य की एक उम्मीद नजर आ रही है। और ये उम्मीद ऐसी है जो कहती है कि हाँ, हम भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। हमें जीने का हुनर तो सिखाओ। और सरकार की कोशिश भी यही है कि ये जंग तो गोली से नहीं, बोली से जीती जाएगी। और इसी क्रम में हथियार उठाने वालों को अब हुनर सिखाया जा रहा है, जीवन चलाने का। इंद्रावती ने सजाई है हरी हरी रंगोलियां, अद्भुत सुंदर बस्तर है, भांति भांति बोलियां, मिटती गंध बारूद की, खत्म हो रही गोलियां, अंगड़ाई लेती माटी में कई अबुझ पहेलियां। बस्तर बदल रहा है, बस्तर बदल रहा है, उठकर संभल रहा है, बस्तर बदल रहा है। मन में आशंका है कि यार ये नक्सलवाद खत्म हो जाएगा ना, तो ये जर जंगल जमीन बड़े उद्योगपति ले जाएंगे, यहाँ खदानें खुल जाएंगी और हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा जंगल कट जाएगा। इस आशंका को मतलब उनको कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, हम लोग बराबर उनके बीच में जा रहे हैं, नियत नीलानार योजना के माध्यम से उन तक विकास पहुंचा रहे हैं। और ये तो जो विरोधी लोग हैं उनका ये षड्यंत्र है, वही नेरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी पिछले नक्सलवाद को यहाँ पर समाप्त की है कि उद्योगपतियों आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। ये शिगुफे हैं भाई, जबरदस्ती की बातें हैं। जिसको नहीं ही मानना है, नहीं ही समझना है, वो कुछ भी कहेगा। बाकी जगह नक्सलिज्म कैसे नहीं है, फिर भी जंगल बच गया है, यही नक्सलिज्म से जंगल बचेगा।
बस्तर का जल जंगल जमीन बस्तर के लोगों का है, ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी सरकार मानती है, सब मानते हैं। कौन नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? सबसे खास बात ये बस्तर के आदिवासियों को मैं देखा कि हम इनको ज़बरदस्ती जो देना चाहते हैं, मैं देखा हूँ कि शिकायत कभी नहीं, मैं इतनी अंदर घूमता रहा, इन्होंने शिकायत नहीं की कभी। जो प्राप्त है पर्याप्त है के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और उसी पे अपने आप को खुशनुमा रखते हुए एकदम जीवन जीते हैं। क्या बस्तर को ऐसे रखा जाए? हम नहीं कहते कि वहाँ पर ये होना चाहिए, वो होना, जैसे भी होना चाहिए, मौलिक सुविधाएं तो पहुँचनी चाहिए ना। बस्तर बदलने का अर्थ वहाँ पर जंगल काट दें, ये ऐसे नहीं होता है। हर एक व्यक्ति के पास नई टेक्नोलॉजी आना, हर एक व्यक्ति को समझना, हर एक व्यक्ति को के लिए सुविधाएं उपलब्ध होना, मेडिकल का, एजुकेशन का, ये सब होना चाहिए। तो सरकार के लिए बड़ा चैलेंज। आज वो हथियार रख दे रहे हैं, आज स्थिति वो खुद बोल रहे हैं कि अनुकूल नहीं। तो आज जो माओवादी पुनर्वास कर रहे हैं, इस पुनर्वास के पीछे भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विचारधारा जिंदा रखने के लिए खुद को वापस लेके आ रहे हैं। अभी लगता है खत्म हो जाएंगे? अभी भी मेरे को नहीं लगता है, क्या अभी भी है ना, खत्म कैसे होगा? बंदूक खत्म होगा ना। अभी भी लोगों के मन में है कि ये वापस आ सकते हैं। नहीं, वापस आएगा नहीं आएगा वो अलग सवाल है, लेकिन लोगों के मन में डर तो है। जो आतंक होता है नक्सल, वो लोगों ने अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है, कई परिवारों से गुजरा है। तो इस वजह से वो जो डर है, जो आतंक है, वो निकलना जरूरी है लोगों के मन से। माओवाद का पैदा होना अगर एक प्रताड़ना हो, तो इसका पलना और मारा जाना सिर्फ पॉलिटिक्स, कब तक जिंदा रखना है और कब मार देना है, इसके पीछे सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। दिल ये आदिवासी है, दिल ये आदिवासी है, जंगलों का वासी है, दिल ये आदिवासी है, छोटी सी एक नदी है, बांस एक लाठी है, दिल ये आदिवासी है, जंगलों का वासी है, जुगनुओं का पेड़ है, छाँव बैठा शेर है, जुगनुओं का पेड़ है, छाँव बैठा शेर है, तुम जो गुनगुनाते हो लेता वो उबासी है, दिल ये आदिवासी है, जंगलों का वासी है। बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ऐ काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। हर पत्ता ना आसूदा है, माहौल चमन आलूदा है, रह जाएं लजरती शाखों पर 2-4 गुलाब तो अच्छा हो। IJKLMNO गुलाम मोहम्मद ने लिखा था, बस्तर ने इसे जिया और बस्तर का यही ख्वाब है कि अब उसे बारूद नहीं चाहिए, अब उसे कोई और खून खराबा नहीं चाहिए। तय तारीख 31 मार्च 2026 को भारत नक्सल मुक्त करा लिया गया और ये बात भारत सरकार के लिए, गृह मंत्रालय के लिए, बतौर गृह मंत्री अमित शाह के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले 60 सालों से जिस विपदा से देश का ये इलाका गुजर रहा था, उससे इसको मुक्ति मिली है। और जब हम खुलकर आलोचना करते हैं तो अगर कोई काम अच्छा होता है, उसी तारीफ करने में भी हमें कोई हिचक नहीं होती। और वाकई बहुत अद्भुत और बहुत ही अलग तरीके का काम हुआ है, क्योंकि आप सोचिए 60 सालों से ये समस्या बनी थी और बस्तर का इलाका विशेष तौर पे इसके लिए प्रताड़ित था। लेकिन इसके बाद शुरू होती है बस्तर के लोगों की आशंकाएं, जिसे सरकार को डील करना पड़ेगा। बस्तर का आदिवासी बाकी दुनिया से कटा हुआ है, उसे बहुत मतलब नहीं है बाहर क्या विकास हुआ है, बाहर किस तरीके की चकाचौंध है। वो अपने जड़ जंगल जमीन की सुरक्षा चाहता है और इसी की लड़ाई वो लड़ रहा था, गाए बगाए, चाहे शामिल होकर के चाहे नहीं। लेकिन उसकी मंशा यही है कि उसके जड़ जंगल जमीन सुरक्षित रहे। और अगर उसके मन में आशंका फैलती है कि आने वाले समय में उद्योगपति आएंगे और जड़ जंगल जमीन काटे जाएंगे, तो सरकार को इस पे भी काम करना चाहिए कि उसे आश्वस्त करे कि उसके मन में इस तरीके की जो भावना आ रही, सरकार उस तरीके से चीजें नहीं होने देंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आपको हमारी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री लास्ट बैटल ऑफ नक्सल कैसी लगी। हमने 15 दिन यहाँ इस इलाके में, जंगलों में, अलग अलग जगहों पे जा करके शूट किया और उस वक्त शूट किया जब ये बैटल चल रही थी, जब गोलियां चल रही थी,
जब बारूद फट रहे थे उस वक्त हमने अलग अलग डेंस इलाकों में जा करके उन जगहों पे जाने का भी खतरा मोल लिया जहां जाने की मनाही थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, देश के लिए ये जो समस्या थी उसको सामने लाना ज़रूरी है। हम अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुए आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथी असद ने इसे 15 दिन लगा करके शूट किया, उतनी ही मेहनत के साथ इसे एडिट किया, और आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो और लोगों को रेकमेंड कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत नए चैनल हैं, हमारी क्षमताएं बहुत लिमिटेड है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी सच लाते रहें। और हमारा तो स्लोगन ही है, ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे, जब तलक नहीं बताओगे तब तलक पूछेंगे। जंगल का श्रृंगार। लेकिन मैं देखता हूँ यार लोग कितने मासूम हैं, उनकी बोली में इतनी प्यारी है, इधर की भाषा इतनी। बस्तर की पहचान है, यहाँ के लोग बहुत मासूम है। यही मासूमियत का फायदा तो लोग उठाए और 45 साल राज भी करेंगे। का संसार